नमस्कार, डिबेट सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में भाजपा लगातार अपनी तैयारी तेज कर रही है। 2018 में मिली करारी हार के बाद पार्टी यहां 2023 के समर में जाने से पहले हर मोर्चे पर तैयारी कर रही है। जहां ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है, वहीं राजधानी में इसको लेकर संगठन स्तर पर रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। डिबेट सेंट्रल में आज हम भाजपा में चल रही कवायद पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद खास पैनल के साथ डिबेट को शुरू करने के पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी की प्रदेश प्रभारी ओम माथुर लगातार कार्यकर्ताओं को चार्ज करने में लगे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश प्रभारी कोर ग्रुप, संभाग प्रभारियों और सभी मोर्चा की बैठक ले रहे हैं। संयुक्त मोर्चा की बैठक में सभी लोगों को टास्क दिया गया है। युवा मोर्चा युवाओं का मुद्दा उठाएगा, किसान मोर्चा किसानों का मुद्दा उठाएगा, महिला मोर्चा महिलाओं का मुद्दा उठाएगा। इसके अलावा संबंधित मोर्चा उनकी आवाज बनकर सामने आएगा। सभी मोर्चा जमीन पर जाकर लोगों को जोड़ने का भी काम करेगा। सभी मोर्चा राज्य सरकार को घेरने के साथ ही केंद्र सरकार की अहम योजनाओं को लोगों को बताएगा। किसान मोर्चा किसानों से संबंधित मुद्दे को लेकर काम करेगा, युवा मोर्चा युवाओं से संबंधित, महिला मोर्चा महिलाओं से संबंधित, ऐसे अलग अलग सभी मोर्चे अपने वर्ग के मुद्दों को लेकर आगे काम करेंगे और जन जन तक जाएंगे। और जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन की जरूरत है, उन मुद्दों को लेकर मंडल स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक आंदोलन की योजना रचना करके सक्रियता से काम करेंगे, ये निर्णय हुआ है। इधर भाजपा की रणनीति पर छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवक्ता और वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे तंज कसते हुए कहा कि केवल मीडिया में चर्चा में बने रहने के लिए करते रहते हैं। जहां तक रिव्यू करने का सवाल है, तो उनके संगठन के प्रभारी कब आते हैं कब बदल जाते हैं, यह भी पता नहीं चलता। माननीय अरुण साव जी को जो जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष का दिया गया है, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कहने लगे हैं कि दोनों पदों में जो जवाबदारी दिया गया है, ये लोग खरे नहीं उतर रहे हैं। तो परिवर्तन का दौर उनके यहाँ कब तक चलेगा, कौन रिव्यू करेगा, कौन फील्ड में तैयारी करेगा, ये उनकी अपनी पार्टी का मसला है। अब देखने वाली बात होगी कि विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा अपनी रणनीति को धरातल पर कितना उतार पाती है। एशियन न्यूज के साथ खोमन साहू की रिपोर्ट। तो बीजेपी की इस रणनीति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल होगा। अभी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता नितिन बंसाली। राज्य में सत्ता है कांग्रेस की, इसलिए कांग्रेस के प्रवक्ता से पहली बातचीत तो बनती है। नितिन जी, बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है, कभी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक होती है, कभी सभी मोर्चाओं की बैठक होती है, नई नई रणनीतियाँ बन रही हैं। 2023 में किला फतह करने की सारी रणनीति है, आपकी तैयारी क्या कहती है? देखिए, हमारी तैयारी तो सीधी है कि हमने जो 4 साल में चुनाव के समय 5 साल में हमने जो लोक कल्याणकारी काम किया आम जनता के बीच, उनको लेकर हम जनता के बीच जन आशीर्वाद मांगने जाएंगे। और जैसा कि इस बीच में इन 5 वर्षों में जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो विधानसभा के उपचुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत के हो, नगर पंचायतों के हो, हर चुनाव में जबरदस्त जन आशीर्वाद कांग्रेस के प्रत्याशी को यहाँ की जनता ने दिया है। वो क्यों दिया है? काम के नाम पर दिया है, क्योंकि कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है। जी बिल्कुल। नितिन जी, जो एक खास बात इस साल के चुनावों में देखने को मिलती है, और वो अमूमन संयोग ऐसा है कि हर बार होता है, राज्य में विधानसभा के चुनाव हैं तो देश में भी एक मिनी आम चुनाव जैसी स्थिति रहती है, और अगले साल उसके ठीक तत्काल बाद जो है वो लोकसभा के चुनाव भी होते हैं। तो ऐसे में पूरे देश का जो मूड है वो कहीं ना कहीं असर तो डालता ही है चुनावी नतीजों पर। बहुत अभी मैं 2-3 दिन पहले की बात करूं तो देश के एक प्रमुख चैनल ने एक सर्वेइंग एजेंसी के साथ मिलकर एक सर्वे किया था, और ये सर्वे जनवरी 2022 के बाद जनवरी 2023 के साथ कंपेयर करके किया गया था। इसमें जो एक चीज़ दिखाई दी है वो दिखाई दी है कि बीजेपी भले कमज़ोर नहीं हुई हो, उसकी 296 से सीटें 298, मैं लोकसभा की चर्चा कर रहा हूँ, 298 हो गए, लेकिन कांग्रेस यानी यूपीए को इसमें बढ़त दिखाई दे रही है। तो ये जो बढ़त दिखाई दे रही है आपके हौसले बुलंद करेगी?
देखिए हौसले तो बुलंदी हैं, जी हम कहीं पे भी पस्त नहीं हुए हैं। आप देखिए 8 सालों का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, राहुल गांधी हमेशा मोर्चे पे डटे हुए हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता। हम 2023 में विधानसभा चुनाव, निश्चित तौर पर ये 5 राज्यों में, लगभग 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, जी तो ये लोकसभा चुनाव के नतीजों पर निश्चित तौर पर प्रभाव डालता है, एक असर होता है। पर मैं आपको बता दूं कि इन विधानसभा चुनावों में भी देखिएगा कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत शानदार होगा। छत्तीसगढ़ में तो हम किला फतह कर रहे हैं, मध्य प्रदेश भी जीत रहे हैं, राजस्थान भी जीत रहे हैं। और बता दूं कि केंद्र में आपने जैसे कहा कि वो 298 की स्थिति है, वो नहीं है, पर यूपीए स्ट्रांग हो रही, तो डेफिनेटली कांग्रेस बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगी। और मैं आपके चैनल में दावे के साथ ये कह सकता हूं कि कांग्रेस के जो दिन थे वापस वो आ रहे हैं और केंद्र में जो है सरकार बनाने में महत्वपूर्ण रोल जी बिल्कुल, राज्य में भी सरकार, केंद्र में भी सरकार, कांग्रेस को ये भरोसा है। इस बीच हमारे साथ हमारे रिपोर्टर खोमन साहू भी जुड़ गए हैं। खोमन, आप लगातार नजर बनाए हुए थे, दिन भर जो गतिविधियां चल रही थी बीजेपी में, पिछले 2 दिनों से लगातार चर्चाओं और मंथन का दौर जारी है। और कहते हैं मंथन से अमृत भी निकलता है, विष भी निकलता है। बीजेपी के मंथन से क्या निकलता दिखाई दे रहा है? देखिए, जिस तरीके से 2 दिनों तक मैराथन बैठक जो है बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने लिया है, उस पर साफ तौर पर छत्तीसगढ़ के बीजेपी के द्वारा जिस तरीके से लोकसभा प्रवास के दौरान कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, उसमें अलग अलग पदाधिकारियों को अलग अलग लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई थी। उस पर जिस तरीके से बीजेपी ने लगभग 85 विधानसभाओं में दौरा किया, वहाँ से जो ग्राउंड रिपोर्ट है उस पर खास तौर पर चर्चा की, किस तरीके से सरकार के खिलाफ किन किन मुद्दों पर जो है नाराजगी देखी जा रही है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है कि नहीं। दूसरी चीज, संभाग प्रभारियों की बैठक हुई, उसमें साफ तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो बीजेपी के द्वारा आंदोलन की एक बड़ी तैयारी की जा रही, उस पर लोगों के द्वारा आवेदन मंगाए गए थे, तो करीब उसमें 5 लाख आवेदन मिले हैं। इसके अलावा जो तीसरी महत्वपूर्ण बैठक हुई है मोर्चा प्रकोष्ठों की, मोर्चा प्रकोष्ठों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है। करीब करीब 2 महीने के लिए जो है रणनीति तैयार की गई है। किसान मोर्चा किसानों का मुद्दा उठाएगा, युवा मोर्चा युवाओं का मुद्दा उठाएगा, इसके अलावा महिला मोर्चा है वो महिलाओं का जो मुद्दा है वो तर्कस से हर तीर निकाला जा रहा है, छांट कर मांझ कर उनको घस कर तेज करने की कोशिश चल रही है। जब मैदान में योद्धा सजेंगे तो एक दूसरे पर प्रहार करने की पूरी तैयारी है। कॉमन हमारे साथ बने रहें। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता देवलाल ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। जिस तरह से लगातार मंथन चल रहा है, जो रणनीति आपकी बनाई जा रही है, क्या आपको पूरा भरोसा है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है उसमें आप कांग्रेस को पटकनी देने में कामयाब हो जाएंगे? जी अवश्य। भारतीय जनता पार्टी अपने 7वें मोर्चा का प्रकार से प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज रायपुर में आहूत की गई। सारे मोर्चा संगठनों को जमीनी स्तर पर कार्य आवंटित है और उन कार्यों की समीक्षा एवं आने वाले समय की रणनीति बनी है। निश्चित ही हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री ओम माथुर जी और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सहित सह प्रभारी नितिन नवीन जी ने सारे मोर्चा अध्यक्षों को और सहित सब सारे मोर्चा के पदाधिकारियों को एक टिप्स दिया है, जिसमें जमीनी स्तर पर केंद्र सरकार की योजनाओं को ले जाने के साथ साथ इस प्रदेश में जिस प्रकार से चाहे युवाओं के साथ हो, युवा मोर्चा के साथ हो या किसानों के साथ हो, अनुसूचित जनजाति वर्ग के साथ हो, अनुसूचित जाति वर्ग के साथ हो, पिछड़ा वर्ग के साथ हो, महिलाओं के साथ हो, जो इस सरकार ने वादे किए थे 36 वादे, उन वादों को कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर पाए और इन वर्गों के साथ अन्याय होते रहा। इन अन्याय को खिलाफ लड़ने के लिए जमीनी स्तर पर गांवों में जाकर कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं और निश्चित ही आने वाले समय में इसका प्रतिफल देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है जमीनी स्तर। चलिए, आपको पूरा विश्वास है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कमर कस रही है और जिस तरह से कार्यकर्ता मैदान में जाकर केंद्र सरकार की नीतियों और राज्य सरकार की जो के वादे जो हैं उनकी कथित विफलता को लेकर जाएंगे, तो जनता आप पर भरोसा करेगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो हमारे साथी नितिन बंसाली जी हैं वो आपसे इत्तेफाक नहीं रखते, इसलिए आपके दावे पर एक बार उनकी प्रतिक्रिया जरूर लेते हैं। नितिन बंसाली जी, जिस तरह से बीजेपी आश्वस्त दिखाई देती है कि जब चुनाव होंगे तो उसके पहले उनके सारे योद्धा मैदान में होंगे
और अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस की सरकार को घेरने की तैयारी चल रही है। वादों की विफलता पर चल रही है, वादे पूरा न करने पर चल रही है, कथित तौर पर जो अनियमितताएं हैं उनका मुद्दा उठाया जा रहा है, पीवीएम आवास योजना में विफलता का मुद्दा उठाया जा रहा है। तकलीफें बढ़ेंगी आपकी? 5 साल में, अभी 4 साल में, 4 साल में 4 प्रभारी बदले, मैं दावा करता हूँ 5वें भी बदल जाएंगे। कब आते हैं इनके प्रभारी, कब चले जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। एक प्रभारी आती हैं, कहती हैं थूकेंगे तो पूरा कांग्रेस बह जाएगा, फिर कहती हैं छत्तीसगढ़ में जो है वो चेहरा जो है वो मोदी होंगे। तो इनके प्रभारी खुद आकर ये एक्सेप्ट कर लेंगे छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा ही नहीं है भाजपा के पास। भाजपा छत्तीसगढ़ में बिना दूल्हे की बारात है, दूल्हा ही नहीं है, वो बारातियों की पूरी फौज है। और उसमें से कौन दूल्हा बनेगा, बोले ना कौन बनेगा करोड़पति टाइप का, कौन बनेगा मुख्यमंत्री टाइप की गेम जो है वो भाजपा की चल रही है। और खुली आंखों से जो सपने देख रहे हैं, इसमें मोदी जी ने कहीं पे भी टैक्स नहीं लगाया, सारी चीज़ों पे तो टैक्स लगाया है, सपना देखने पे नहीं लगाया। तो सपना देखें, बस जिस प्रकार लगातार असफल हुए छत्तीसगढ़ में, आगे भी होंगे। जी देवलाल जी, कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपने निश्चित तौर पर सुनी। कांग्रेस का तो सीधा सीधा नितिन बंसाली जी का ये कहना है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, सरकार कहीं डगमग नहीं होने वाली, जैसी स्थिति है वहीं की वहीं रहेगी, जरा भी बदलाव नहीं आएगा। पिछले 5 आम चुनाव जो माफ़ कीजिएगा जो उपचुनाव हुए हैं, उनमें एक भी आप सब जीतने में कामयाब नहीं हुए। लगातार एक के बाद एक 5वां उपचुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ा। जब मुख्यमंत्री के चेहरे की बात आती है तो अमित शाह जी कोरबा में कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को 2024 में देखना चाहते हैं तो 2023 में हमारी सरकार बनाइए छत्तीसगढ़ में। क्या बिना चेहरे के भी चुनाव लड़कर आप छत्तीसगढ़ में सत्ता में काबिज हो पाएंगे? जी देखिए, पहले तो ये जान दे, परिवर्तन इतिहास का नियम है और भारतीय जनता पार्टी में अगर परिवर्तन हो रहा है तो ये इस इतिहास के नियम से हम कहीं पे पीछे नहीं है, परिवर्तन तो होते रहता है। बहुत जल्दी नहीं हो रहे देवलाल जी, बहुत जल्दी नहीं हो रहे। 4 साल में 4 प्रभारी कुछ ज्यादा तेज गति से नहीं हो रहे। लोग जो है वो गांधी परिवार से शुरू होते हैं और गांधी परिवार में ही खत्म हो जाते हैं जी। ये गुलाबी प्रथा वाले लोग हैं कांग्रेस पार्टी में। और जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश के विकास के लिए सोचता है, कांग्रेस के पार्टी का कार्यकर्ता गांधी परिवार के विकास के लिए सोचता है। दूसरा एक चीज ये चेहरा की बात करते हैं। अरे सुनिए ना, आपके समय में हमने कुछ कहा क्या? आपको सुनने की क्षमता रखना चाहिए। आपको सुनना पड़ेगा ना, आपको सुनना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जो है, यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कब छोटे चेहरे को बड़ी जवाबदारी मिल जाती है, ये भारतीय जनता पार्टी जैसी ही पार्टी में हो सकता है। एक आप किसी देश ने ये सोचा होगा कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? इनके यहाँ गुलाबी प्रथा के लोग हैं, गांधी भाई ये बता दो, नरेंद्र मोदी ने कौन से रेलवे स्टेशन में चाय बेची? मुझे उस रेलवे स्टेशन का नाम बता दो और कोई एक प्रूफ बता दो कि उसने चाय बेची। जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि एक आम चेहरे को भी तख्त, ताज और सिंहासन मिल जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। चलिए देवलाल जी, ये तो शेरो शायरी की बातें तो बहुत अच्छी हैं, आपका क्लेम करना भी अच्छा है। हर आदमी को आशावादी होना ही चाहिए, और खास तौर पे जब इतनी बड़ी पार्टियां हैं, 2 बड़ी पार्टियां देश की हैं, तो निश्चित तौर पर, और केंद्र में सत्तारूढ़ हैं, तो निश्चित तौर पर आप में वजन भी है। तो सपने देखना अच्छी बात है और पॉजिटिव बातें करना भी बहुत अच्छी बात है। बिना आशावादिता के जीवन में बचता ही क्या है। लेकिन जब बात चेहरों पर मुकाबले की, मुद्दों पर मुकाबले की होती है, तो मुझे लगता है कि ये सवाल कहीं ना कहीं जरूर उठता होगा कि जो भूपेश बघेल जी हैं, उन्होंने जिस तरह से छत्तीसगढ़ की अस्मिता, संस्कृति, खान पान, वहाँ की सोच, वहाँ के सारे रीति रिवाजों को बढ़ावा दिया है, तो आपके लिए भी थोड़ी तकलीफ तो जरूर होगी। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो गेड़ी चढ़ लेता है, मुख्यमंत्री निवास को महिलाओं का मायका बना देता है, जो गिल्ली डंडा भी खेल लेता है और सुबह 4 बजे जाकर नदी में छलांग मारकर नहा भी लेता है, उसके टक्कर का एक मुख्यमंत्री का चेहरा लाना थोड़ा मुश्किल नहीं है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चेहरे में नहीं, मुद्दों में चुनाव लड़ेगी।
और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मुद्दे बावड़ा है ही खेलो, नहीं। गेड़ी खेलो, खुद ही कुबड़ी बोल रहे खेलो, चेहरों पे नहीं, छोटा तो चेहरा खाओ, है ही नहीं तो कहां से चेहरे पार्टी पे खेलो। लगाओ भाई? अब मुद्दे है नहीं, मुख्य बात है कि छत्तीसगढ़िया बेरोजगारों से मत खेलो। आप छत्तीसगढ़िया बेरोजगारों से खेल रहे हैं, रोजगार अरे दूसरे आपको पार तो है, बोलने का क्षेत्रीय अधिकार आरक्षण नहीं बंद है। हो मैं गया। तो 2003 का आपको जब घोषणा राज्य पत्र याद भेजना दिलाऊंगा था, आपको। तब आपको दिल्ली 500 में क्या रुपए भी मिले, बेरोजगारी भत्ता देंगे छत्तीसगढ़ बोले का थे, कोई एक कितने लोगों को आदमी दिया? नहीं चलिए था। देवलाल जी लेते हैं एक सवाल नितिन बंसाली जी से लेते हैं। आपने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, अच्छा मुद्दा उठाया, एक बार नितिन जी से एक सवाल लेते हैं। नितिन बंसाली जी, जो मुद्दे इस समय बीजेपी उठा रही है वो मुद्दे जरूर महत्वपूर्ण हैं। पीएम आवास योजना की बात की जा रही है कि 5 लाख आवेदन उनको मिले हैं जिनके मकान अधूरे रह गए, वो मकान नहीं बन पाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में सैंक्शनड मकान नहीं बन पाए, ये मुद्दा बीजेपी उठा रही है। बेरोजगारी के मुद्दे पर आपको घेरने की कोशिश की जा रही है कि अगर एक तरफ आप कहते हैं बेरोजगारी है नहीं, तो बेरोजगारी भत्ता देने की बात क्यों की जा रही है? ऐसे जो चुभते हुए सवाल आपके सामने पेश किए जा रहे हैं, इनका मुकाबला पार्टी कैसे करेगी? बेरोजगारी भत्ते की ये बात कर रहे हैं जी, हमने रोजगार देने की दिशा में काम किया। आज छत्तीसगढ़ की जो बेरोजगारी दर है और केंद्र की बेरोजगारी दर है, तो देख लीजिए केंद्र की बेरोजगारी दर 8% से ऊपर है और छत्तीसगढ़ की 0.5% पर है। तो ये ऐसे ही नहीं हुआ। यहाँ पर जो विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, इसका लाभ यहाँ पर आम युवाओं को मिल रहा है। नए उद्योग नीति की वजह से बंद पड़े उद्योग जो थे वो चालू हुए हैं, नए उद्योग लगे हैं। प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी क्षेत्र में, हर तरफ में नौकरियों का सृजन हुआ है और लोगों को नौकरियां मिली है। पर इसमें भी देखिए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील है। सभी को नौकरी नहीं मिली, तो अब जिनको नौकरी नहीं मिली है उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। इसकी घोषणा इन्होंने अभी हाल ही में 26 जनवरी के दिन की। 4 सालों से तो रुके आप हुए लोगों ने हैं। 2003 से 2018 तक कितने लोगों को भत्ता दिया? 500 रुपए बेरोजगारी भत्ते का वादा था। 500 रुपए बेरोजगारी भत्ते का वादा था किसका? डॉक्टर रमन सिंह का। प्रतिवर्ष कितना होता है एक बेरोजगार का? 6000 रुपया। इसको 40 लाख से डिवाइड कर दो। कैलकुलेटर लेके नहीं आया, अभी पता चल जाएगा किसने धोखाधड़ी की। आवश्यकता होनी चाहिए कि सफेदा लगाया क्यों हमारे बेरोजगारों के बेरोजगारी भत्ता में 4 साल लोगों को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष। 8 साल का अगर वो करे, हिसाब निकाले तो 18-17 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ पे 24 करोड़ लोग इसमें बेरोजगार हो गए। वादा खिलाफी है, काम कर रहे भाई, जब भी जन आशीर्वाद मिल रहा है, जब भी जनता मुख्यमंत्री जो ठग है, सफेदा लगा के रखे हुए हैं। एक आदिवासियों का आरक्षण में सफेदा लगा दिए, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता में सफेदा लगा दिए। आप बोलने की स्थिति नहीं है। यदि आप पे थोड़ी भी समझना है देवलाल ठाकुर जी, तो उठिए यहाँ से जाइए और अपने नेताओं को बोलिए कि गवर्नर हाउस है और जो विधेयक अटका हुआ उसमें हस्ताक्षर करवाए। ये राजनीति का खड़ा मत बनाइए इस आरक्षण को। जनता इस पे भी जवाब देगी आपको। छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगना चाहिए। आदिवासी क्षेत्र के जो पैसे जमे थे उसमें 900 करोड़ में, हम 700 करोड़ में अपने पाटन विधानसभा में खोल दिए संयंत्र। आदिवासियों के हकों में अधिकार में डाका डाल दिए। आदिवासियों के बच्चों को रोजी रोजगार मिलना था, उन पैसों को आखिर मुख्यमंत्री ने अपने पाटन एग्जाम गांव में कैसे खर्च कर दिया? उसको जवाब देना होगा। हमने तो आप लोगों ने जिन आदिवासियों की जमीनों को अधिकृत किया था, कब्जा किया था, उसको मुक्त करवाया और आदिवासियों को वापस की। फर्जी नक्सली मामले में आदिवासियों को आप लोगों ने जेल में ठूसा था, हमने उन्हें जेल से रिहा करवाने का काम किया। 65 प्रकार की लघु वनोपज खरीदने का काम किया। नक्सलवाद में आप देखिए छत्तीसगढ़ किस स्थिति में है और पहले किस स्थिति में था। तो आप तो छोड़िए आदिवासियों के या किसी वर्ग के हित की बात मत करिए भाई, जनता देख चुकी है। चलिए एक बार खोमन के पास लौटते हैं। खोमन साहू जी, जिस तरह से ये आपस में चल रही है तनातनी, इन सब के बीच में मैं एक बार आपसे ये जरूर समझना चाहूंगा कि जो ये मंथन लगातार जारी है, आपने देखा है कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा की भी बैठक यहाँ हुई थी छत्तीसगढ़ में, और उसमें भी रणनीति तैयार की गई थी किस तरह अल्पसंख्यकों को जोड़ा जाए। हम मध्य प्रदेश में भी देखते हैं, वहां भी अल्पसंख्यकों को फोकस करने की बात की गई है। छत्तीसगढ़ में भी अल्पसंख्यकों को फोकस करने की बात की जा रही। अब जब बात हो रही है तो ये हो रही है कि युवाओं को जोड़ें, किसानों को जोड़ें, महिलाओं को जोड़ें, अलग अलग मोर्चे अलग अलग जगह पर जाएं, अलग अलग मुद्दों को लेकर जाएं और वोटरों को लुभाने की कोशिश करें। क्या आपको लगता है कि खोमन बीजेपी की जो ये रणनीति है ये उसके काम आने वाली है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से बीजेपी ग्राउंड लेवल पर काम करने की बात कह रही है, जिस तरीके से लोकसभा प्रवास में आपने देखा होगा कि तमाम जो वहाँ बीजेपी के पदाधिकारी है वो कार्यकर्ता के यहाँ लोगों से मिलते नजर आए थे।
एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के माध्यम से अलग अलग लोगों से सीधे संपर्क कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। दूसरी तरफ उसी कड़ी में बीजेपी भी आम लोगों से, आम जनता से, वहां के कार्यकर्ताओं को चार्ज करने में लगी। तो ग्राउंड पूरा लेवल का जिस तरीके से काम बीजेपी कर रही है, अब आज जिस तरीके से बैठक हुआ है, अब धीरे धीरे पत्ते खोलते जाएगी बीजेपी, क्योंकि अलग अलग मोर्चों को जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही होगी कि क्या जो प्रदेश की जनता है वो बीजेपी से जुड़ पाएगी। तमाम चाहे मोर आवास मोर अधिकार के माध्यम से जो अभियान बीजेपी चलाने की बात कह रही है, इसके अलावा अलग अलग तरीके से सरकार को घेरने की बात कह रही है, लेकिन क्या प्रदेश की जनता बीजेपी की इस अभियान को साथ लेकर चलेगी? लगभग 2 करोड़ वोटर इस मतदान में, मतलब इस विधानसभा चुनाव में सरकार के भाग्य का फैसला करेंगे कि तख्तो-ताज किसे मिलना चाहिए। बीजेपी कह रही है 5 लाख लोगों को मकान नहीं मिले, मेरे पास उसके डाटा हैं, उनकी चिट्ठियां हैं। क्या ये मुद्दा एक सार्वभौमिक, एक यूनिवर्सल मुद्दा बन पाएगा? क्या ये एक ऐसा मुद्दा बन पाएगा जिससे कि पूरे राज्य की सत्ता हासिल की जा सके? कॉमन देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा लगातार बीजेपी उठाती रही है और इसका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिलता भी रहा है। और कुछ के कारण जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे योजनाएं केंद्र की जो सीधे जनता को लाभ पहुंचती है, ऐसे में बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बना रही है। हालांकि सरकार की अपने राय है, अपने दावे हैं, क्योंकि सरकार ने भी जिस तरह से बजट में प्रावधान किया है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, इसके बावजूद जिस तरीके से बीजेपी इसको मुद्दा बनाने की कोशिश करी। सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पर जाकर आवेदन प्रधानमंत्री आवास के मंगाए जा रहे हैं। आखिर किसके किसके मकान जो है प्रधानमंत्री आवास के अधूरे हैं, वो तमाम लोग जो है वो बीजेपी से जुड़ पाते हैं या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जी बिल्कुल। देवलाल जी, अगर हम एक बड़े मुद्दे की बात करें, पार्टी निश्चित तौर पर हर छोटे बड़े मुद्दे को तलाशने की कोशिश कर रही है जिससे कांग्रेस की रूलिंग पार्टी के खिलाफ, उसके खिलाफ जो राज्य में सरकार है उसके खिलाफ एक माहौल बनाया जा सके और बीजेपी चुनाव में लाभ हासिल कर सके। लेकिन अगर मैं लार्जर इंटरेस्ट की बात करूं, लोगों के व्यापक को धान का बोनस वाला जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। गांव गोठान किसान पर फोकस करके कांग्रेस की सरकार ने, जो पार्टी है, उसने एक ऐसा अपने लिए जनाधार तैयार कर लिया है जिसकी काट आपको ढूंढनी होगी। इसके लिए कोई व्यापक मुद्दा आपके जहन में है? देखिए, धान के मामले में मैं कहना चाहूंगा, जो 2160 रुपए जो समर्थन मूल्य मिलता है वो भारत सरकार देती है। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वो पैसा दिया जाता है जो किसानों के खाते में नगद आता है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम जाएंगे तो ये जो प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा है वो गरीब के जनहित कल्याणकारी योजना से जुड़ा हुआ है। हर आदमी ये चाहता है कि गरीब के सर पर छत हो, जैसा कि प्रधानमंत्री का सपना था कि 2024 तक हर गरीब परिवार के सर में छत। मध्य प्रदेश, सरकार, झारखंड, इन सारे राज्यों में ये आवास योजना के पैसों की कटौती की गई है। इनके प्रदेश में भी की गई है। केंद्र पैसा नहीं दे रही, आपने पैसा जमा करके रखा है आवास योजना का, जो हमारा राज्यांश देने में क्यों आनाकानी कर रहे हैं? क्योंकि आप फिजूल की राजनीति है इस मुद्दे पर। उन्होंने उस मंत्री को पैसा तक नहीं दिया। इस बात को स्वीकार करते हुए टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा तक दे दिया कि मैं गरीबों का कल्याण नहीं कर पा रहा हूं, उनके सर पर छत नहीं बन पा रहा है। इसको तो आप लोगों को पूरा गरीब परिवारों से माफी मांगना चाहिए। छत्तीसगढ़ के हर वो गरीब परिवार से माफी मांगना चाहिए जो कर्जा लेकर घर बनाने के लिए खड़े रहे लेकिन उनको घर नहीं बना पाए। किसान से, आदिवासी से, प्रदेश के युवा से, किसानों से इतना अच्छा काम कर रहे थे भाई, तो 15 साल में 15 सीट में कैसे सिमट गए? इसका भी जवाब दो। उनसे माफी मांगना चाहिए। 4 सालों तक आपने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, हर बेरोजगार युवा से माफी मांगना चाहिए। यहाँ की संस्कृति विलुप्त हो गई छत्तीसगढ़ की। आपको उनको नियमितीकरण के लिए माफी मांगना चाहिए कि आज तक चलिए किसको किससे माफी मांगना चाहिए? क्या वोटर माफी मांगने से खुश होगा? क्या उसको माफीनामे का इंतजार है या उसे ठोस कार्य योजना का इंतजार है? ये देखने के लिए थोड़ा इंतजार अभी हमें भी करना पड़ेगा। बहरहाल आप सभी इस चर्चा में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो
तो आज डिबेट सेंटर में हम चर्चा कर रहे थे बीजेपी जो लगातार मंथन कर रही है किस तरह से विधानसभा चुनाव में विजयश्री हासिल की जाए और 15 साल सत्ता में रहने के बाद जो बीजेपी सत्ता से बाहर होकर 15 सीटों पर सिमट गई थी उसको वापस बहुमत तक कैसे लाया जाए, इसकी जो स्ट्रेटेजी चॉक आउट करने की कोशिश की जा रही है उसका क्या परिणाम होगा, क्या नतीजे होंगे और कांग्रेस इसकी काट कैसे करेगी, इस मुद्दे पर थी आज हमारी चर्चा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।